नमस्कार, स्वागत है आपको उत्तराखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। देश में लगातार बढ़ रही कोरोना के मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 59,000 के पार और अब तक 1,981 लोगों की गई जान। 13 मई को त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक, सीएम त्रिवेंद्र की अध्यक्षता में सचिवालय में होगी बैठक। उत्तराखंड पुलिस ने सीएम राहत कोष में दी 3 करोड़ की सहायता राशि। पुलिस और कर्मचारियों और अधिकारियों के वेतन से इकट्ठा हुआ पैसा। रुद्रपुर के मरसा ग्राम में फायरिंग करने के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर धरना, पूर्व कैबिनेट मंत्री तिलक राज धरने पर बैठे। कोरोना पॉजिटिव मिलने से स्वास्थ्य विभाग हरकत में, सीएससी में मरीज नहीं कर रहे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। सोशल डिस्टेंसिंग न पालन करने पर विभाग परेशान। रुद्रप्रयाग में रुके यूपी बिहार के 300 से अधिक मजदूर घर जाने की जिद पर अड़े हैं मजदूर। पुलिस कर्मियों से हुई मजदूरों की हाथापाई। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब आपको रुद्रपुर से बड़ी खबर बता दें, जहां पर मलसा ग्राम में फायरिंग करने के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री तिलक राज धरने पर बैठे। आपको बता दें कि अकेले ही एसएसपी ऑफिस के बाहर 11 बजे से दे रहे हैं धरना। पूर्व कैबिनेट मंत्री तिलक राज धरने पर बैठे। आपको बता दें कि अकेले ही एसएसपी ऑफिस के बाहर 11 बजे से धरना दे रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें रुद्रपुर से, जहां पर मलसा ग्राम में फायरिंग करने के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। पूर्व कैबिनेट मंत्री तिलक राज, आपको बता दें कि अकेले ही एसएसपी ऑफिस के बाहर 11 बजे से धरना दे रहे हैं। आपको बता दें कि मलसा ग्राम में फायरिंग करने के मामले में और आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। तो अभी तक एक भी मुलजिम गिरफ्तार किया गया ना ही मैंने कोई लॉकडाउन का कोई उल्लंघन किया है। तो जानबूझकर मेरा हरेसमेंट करने के लिए, मुझे दबाने के लिए पुलिस कि मैं इनके आगे बोलूं नहीं, ये हमेशा मेरे पे प्रेशर बनाने के लिए जानबूझ के यहाँ के पुलिस के अधिकारियों ने मेरे खिलाफ ये मुकदमा कायम कराया। मैं उसके खिलाफ मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए और अपने खिलाफ जो मेरे मुकदमा कायम हुआ है, मेरे साथियों के खिलाफ मुकदमा कायम हुआ, उसको निरस्त करने के लिए, मांग करने के लिए यहाँ पर धरने पर बैठे। और अब देहरादून से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह सांकेतिक धरने पर बैठे। कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठे प्रीतम सिंह। आपको बता दें कि कार्यकर्ताओं पर मुकदमे दर्ज करने का किया है विरोध। बीजेपी के दबाव में झूठे मुकदमे दर्ज करने का आरोप लगा रहे हैं प्रीतम सिंह। बड़ी खबर आपको बता दें देहरादून से, जहां पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह सांकेतिक धरने पर बैठे। कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ प्रीतम सिंह धरने पर बैठ गए। आपको बता दें कि कार्यकर्ताओं पर मुकदमे दर्ज करने का उन्होंने जमकर विरोध किया और बीजेपी के दबाव में झूठे मुकदमे दर्ज करने का आरोप लगाया गया। और अब बढ़ेंगे खबरों की ओर। जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने विकास भवन सभागार पौड़ी में जनपद वासियों के लिए स्वरोजगार को बढ़ावा देने हेतु संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने काश्तकारों को पशुपालन के क्षेत्र में गौवंशीय पशुओं में बांझपन की समस्या को दूर करने और अच्छे नस्ल की पशुओं की वृद्धि हेतु सामूहिक कृत्रिम गर्भाधान योजना पर और तेजी से कार्य करने के निर्देश दिए और जनपद वासियों की स्वरोजगार के क्षेत्र में कड़कनाथ मुर्गी पालन से भविष्य संवारने की कवायद शुरू कर दी। और कड़कनाथ मुर्गी पालन के तहत क्षेत्र वासियों को स्वरोजगार के क्षेत्र में समृद्ध बनाने हेतु हिमालयन फ्री रेंज पॉटरी ऑर्गेनाइज्ड कड़कनाथ ब्रीड का शुभारंभ हेतु रूपरेखा तैयार करने के निर्देश दिए, जिस पर संबंधित अधिकारी ने कड़कनाथ मुर्गी पालन की विस्तृत जानकारी दी और बताया कि कड़कनाथ मुर्गी में उच्च प्रोटीन एवं न्यून वसा का एक नायाब स्रोत है। इसमें कोलेस्ट्रॉल का स्तर भी काफी कम होने के साथ हृदय रोग रोकने की अपार क्षमता से मुर्गी एवं अंडे की बाजार में काफी मांग है। रेनी सीजन का कोई दिक्कत नहीं है, केवल विंटर सीजन में मार्केटिंग के लिए काम करेगी। ब्लॉक के बाद में एक सेंटर बनेगा, उसमें जिला स्तर का
उसमें हमारे पास श्रीनगर से बेहतर चाहे चमोली में विश्व रेड क्रॉस दिवस पर जिला रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से कोरोना वॉरियर्स की तालियां बजाकर सम्मान किया गया। रेड क्रॉस सोसाइटी की अध्यक्षा और जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने सोसाइटी से जुड़े सभी सदस्यों को रेड क्रॉस दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट में भी जिला रेड क्रॉस सोसाइटी बेहतर कार्य कर रही है। विश्व रेड क्रॉस दिवस पर जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने जिला अस्पताल में लगाए गए स्वैच्छिक रक्तदान शिविर में पहुंचकर रक्तदान किया और रेड क्रॉस से जुड़े सभी सदस्यों का हौसला बढ़ाया। उन्होंने कहा कि रेड क्रॉस सोसाइटी का गठन निष्पक्षता, तटस्थता, एकता एवं सार्वभौमिकता के साथ और स्वयं प्रेरित होकर मानव की निस्वार्थ सेवा के लिए किया गया है। इससे पूर्व विश्व रेड क्रॉस दिवस के अवसर पर सोसाइटी के सदस्यों ने रेड क्रॉस भवन में हेनरी ड्यूरेंट के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों के लिए पिथौरागढ़ में संकल्प प्रकाश टीम खासी मददगार साबित हो रही है। स्वर्गीय कैबिनेट मंत्री प्रकाश पंत की याद में बनाई गई इस टीम ने अब तक 10,000 से अधिक परिवारों को भोजन और अन्य जरूरी किट दिए हैं। टीम की अगुवाई कर रही स्वर्गीय मंत्री की पत्नी और विधायक चंद्रा पंत का कहना है कि वो आगे भी इस मुहिम को जारी रखेंगी। के सपनों को पूरा करते हुए हमने भी ये सोचा कि हम इस क्षेत्र का कोई भी, चाहे ग्रामीण क्षेत्र में हो और शहरी क्षेत्र में, मेरे इस क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे, इसी उद्देश्य के लिए हमने ये संकल्प टीम बनाई हुई है। भारत में काम करने वाले नेपाली मजदूरों को नेपाल सरकार ने प्रवेश करने के लिए मना कर दिया है। बॉर्डर पर राहत शिविर में टाइम पूरा करने के बाद नेपाल जा रहे करीब 200 मजदूर नेपालियों को सड़कों पर भटकने को मजबूर होना पड़ रहा है। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव भुवन कापड़ी ने भटकते नेपालियों का हाल जाना। वहीं के न्यूज ने पीड़ित नेपाली मूल के लोगों से खास बातचीत की और आखिर क्या वजह से बॉर्डर पर भटकने को मजबूर हैं, वह स्थानीय प्रशासन भी कुछ भी कहने से बचता हुआ नजर आ रहा है। कोरोना महामारी बीमारी को लेकर जहां एक और पूरी सरकार युद्ध स्तर पर लड़ाई लड़ रही है, तो वहीं प्रवासियों को भी घर भेजा जा रहा है। वहीं राहत शिविरों में क्वारंटाइन किए गए लोगों को, प्रवासी लोगों को अब यहां पर एक नया रूप देखने को मिला है। भारत नेपाल सीमा पर खटीमा में राहत शिविरों से निकलकर क्वारंटाइन होकर अब नेपाल जा रहे हैं, तो उनको नहीं जाने दिया गया और यहीं दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अब इनसे बात करते हैं कि क्या इनकी समस्या है, आखिर क्या कुछ कहना चाहते हैं। मेरे साथ एक कांग्रेस के महामंत्री भी हैं, जिनकी शरण में ये लोग आए हैं, नेपाल के लोग। ये कुछ कहना चाहते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, मेरा कहना ये है कि अभी महामारी का दौर है, सब लोग अपने अपने घर वापस जाना चाहते हैं। हमारा सीमांत क्षेत्र है जो नेपाल से लगा हुआ है, खटीमा, तो नेपाल बॉर्डर सीज है। तो यहाँ राहत शिविर में जो लोग रह रहे हैं, मेरा प्रशासन से अनुरोध है कि उनको गुमराह करके यहाँ से बाहर न निकाला जाए। उनको जब तक व्यवस्था जाने की नहीं हो जाती, जो भी राहत शरणार्थी यहाँ आ रहा है उसको यहाँ रहकर उसके खाने पीने की व्यवस्था की जाए। यह आज हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है और मानवता के नाते भी जिम्मेदारी बनती है कि कोई भूखा न सोए, और जो लोग यहाँ राहत शिविर में रह रहे थे उन्हें पुनः वापस लेकर इनको अंदर रखा जाए। मेरे साथ महामंत्री कांग्रेस के प्रदेश के भुवन कापड़ी जी थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि ये भारत नेपाल के रहने वाले नेपाली मूल के लोग हैं और इनको राहत शिविरों में 14 दिन क्वारंटाइन के बाद इनको जाने दिया, लेकिन इनके बाद कोई जाने का रास्ता नहीं है, इनको रोक दिया गया है। मेरे साथ कुछ नेपाली लोग हैं, इनसे बात करते हैं। क्या समस्या है आपको? आपको सर, हमें सर इधर से सर कैंप में रह रहे थे, लेकिन हमें इन्होंने एक अफवाह फैला दी सर, आप नेपाल जा सकते बोल के सर इन्होंने हमें कल शाम को निकाला दिया सर इधर से। सर वो बोले इधर हमारे गवर्नमेंट और पुलिस आपको कुछ नहीं करेगी बोल के सर हमें इधर से निकाल दिया। और हम उधर काली पुल से गए सर, उधर से एसएसबी लोगों से हम बोला कि सर उन्होंने आपको नहीं जाने देंगे ऐसे बोल के उन्होंने वहाँ से भगा दिया सर। उन्होंने बताया सर आप बनवासा होके जाइए, उधर से मेन नाका है बोल के हम बनवासा भी चले गए सर। उधर से बनवासा पहुँचे तो जब सर उधर जोगबुड़ा के जो पुलिस थाना है सर, उधर से हमें भगा दिया वहाँ से सर, मार के भगाए सर। हम चाहते हैं कि सर हमें सेफली तरीके से या तो घर भेजा जाए या सर या तो हमें इधर ही सर अच्छी तरह से खाना पीने के बैठने का व्यवस्था किया जाए सर, हम यही चाहते हैं सर। कितने लोग हैं आप लोग? हम सर अभी सर हम टोटल अभी यहाँ से कल हम 60 लोग को हमें एंट्री कराई थी सर, उसके बाद 25 लोग और भी थे सर, वो हम साथ में चले थे और हमारे साथ और आज भी लोग बड़े हैं। अब हम टोटल मिला के 200 तक लोग बढ़ गए सर हम।
बिल्कुल 200 नेपालियों का जत्था है और बहुत दर्दनाक तस्वीर सामने देखने को मिल रही है। मेरे पीछे खड़े हैं, दर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन राहत शिविरों से गलत अफवाह पर इनको छोड़ा गया कि नेपाल जा सकते हैं, लेकिन वहीं सीमांत पे अर्धसैनिक बलों ने इन पर लाठियां बरसाई और ये लौटकर फिर खटीमा क्षेत्र में यहाँ घूम रहे हैं। अब इनका साफ तौर पर कहना है कि राहत शिविरों में हमें रहने दिया जाए और हमें क्वारंटाइन किया जाए और हमें खाना पीना दिया जाए जब तक हमारा देश नेपाल नहीं ले लेता है। सुरेंद्र कुमार गुप्ता, के न्यूज इंडिया, खटीमा। कोरोना वायरस को लेकर जहां उधम सिंह नगर के काशीपुर में कोरोना पॉजिटिव में मिलने से उसको स्वास्थ्य विभाग में पूरी तरह से हरकत में आ गया है, तो वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सितारगंज में इलाज को आने वाले मरीज सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सितारगंज में ओपीडी में उपचार कराने आने वाले मरीजों को सोशल डिस्टेंसिंग न करने पर स्वास्थ्य विभाग परेशान हो रहा है। बार बार कहने के बाद भी मरीज सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। वहीं डॉक्टर अभिलाषा पांडे ने बताया कि ओपीडी में दिखाने आने वाले मरीजों के लिए बाहर पियाजी के जवान लगे हैं। उनके द्वारा मरीजों को समझाया जा रहा है कि आप लोग एक एक करके डॉक्टर को दिखाने अंदर जाएं, लेकिन मरीज मानने को तैयार नहीं है। हमारे पास ना तो अंदर गार्ड है और ना ही स्टाफ है। सब लोग कितनी बार पब्लिक को समझा रहे हैं, पर लाख समझाने के बाद भी ये लोग कितना रश अंदर बढ़ा रहे हैं जो हमारे लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। और बार बार समझाने के बाद भी ये अंदर आ जा रहे हैं, और जबकि हमारे पीआरडी वाले इतनी सुरक्षा के साथ इनको सोशल डिस्टेंसिंग देके अंदर तो पालन हो भी जा रहा है, लेकिन बाहर निकल के फिर ये भीड़ कर रहे हैं। उनको समझाया भी गया है कि आप एक एक करके आइए अंदर, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बार बार मंगा रहे हैं, तो हमारे पास इतने सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं है, हमारा स्टाफ भी नहीं है। ये हमारे लिए भी काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, और इसी तरह से रात को कहीं ना कहीं इन्फेक्शन के चांस भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। रुद्रप्रयाग जिले के अलग अलग क्षेत्रों में दिहाड़ी मजदूरी करने वाले यूपी बिहार के मजदूरों का सब्र का बांध आखिरकार टूट ही गया और मजदूर पैदल ही यूपी बिहार के लिए चल दिए। मजदूरों को उम्मीद थी कि उन्हें उनके घर भेजा जाएगा, लेकिन घर जाने के लिए रजिस्ट्रेशन करने के बाद भी जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो मजदूरों ने पैदल जाना ही उचित समझा। और इसी बीच प्रशासन को जब खबर लगी तो रुद्रप्रयाग मुख्यालय में मजदूरों को रोका गया और इस बीच मजदूर कई किलोमीटर का पैदल सफर करके जिला मुख्यालय रुद्रप्रयाग पहुंचे थे, जिसके बाद मजदूर घर जाने की जिद पर अड़े रहे। पुलिसकर्मी मजदूरों को समझाते रहे, लेकिन मजदूर पैदल जाने की ही जिद करते रहे और इस बीच कुछ मजदूर रुद्रप्रयाग के कोतवाल कुंवर सिंह बिष्ट से उलझने लगे। बड़ी मुश्किल से मजदूरों को समझाया गया। वहीं पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह भुल्लर ने कहा कि काफी संख्या में मजदूरों को गुलाबराय मैदान में रखा गया है और उनके खाने पीने की व्यवस्था भी की गई है। मजदूर काफी संख्या में मौजूद हैं। पुलिस की 2 बार ट्रेनिंग हो रखी है, पुलिस की, पीआरडी की, होमगार्ड्स की, और उसमें इनको ग्लव्स, मास्क, फेस शील्ड, ये कंप्लीट इक्विपमेंट्स दिए गए हैं जिससे कि उनका प्रोटेक्शन हो सके। और सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में गुलाबराय में एक एक्सटेंसिव तैयारी बड़े स्तर पर तैयारी की गई है, जिससे कि पर्सनल कांटेक्ट ना हो और किस तरीके से लाइन्स लगानी है, कैसे बस से उतारना है, कैसे उनकी शूटिंग करनी है, कैसे मेडिकल चेकअप होना है, तो जिससे कि कोई इन्फेक्शन फैलने की गुंजाइश ना रहे। नैनीताल जिले के ओखलकांडा में विद्युत कर्मी की करंट लगने से मौके पर ही मौत हो गई। मृतक का नाम नारायण दत्त फुलारा बताया जा रहा है, जो नैनीताल सुवैल हेड़ा खान का रहने वाला है। आपको बता दें कि जिस क्षेत्र की घटना हुई, क्षेत्र में मौजूद लाइनमैन होने के बावजूद ठेकेदार द्वारा इस लाइनमैन को क्यों बुलाया गया, इस बात की अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिली। मंगलौर क्षेत्र आम की फसल को लेकर काफी दूर तक मशहूर है। यहाँ के लंगड़ा, दशहरी व चौसा आम मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, झरिया जैसी जगहों पर जाते हैं और लोग आम की फसल से भारी रुपए भी कमाते थे। पर लॉकडाउन होने का असर आम की फसल के साथ साथ आम के ठेकेदारों पर भी पड़ा है। दरअसल लॉकडाउन के चलते आम के बागों में समय पर कीटनाशक दवाई का छिड़काव नहीं हो पाया, जिस कारण फसल खराब हो गई। इस बार कोई पैसा ना मिलने और फसल के खराब होने से ठेकेदारों की हालत खराब हो गई है, जिससे कि अब वो भुखमरी की कगार पर आ पहुंचे हैं, जिसके बाद से ठेकेदारों ने प्रदेश सरकार से भी सहायता की गुहार लगाई है। वे राय दे रहे हैं अपनी, अगर कुछ गवर्नमेंट इसके बारे में कुछ कर सके, जैसा मान लो बाग तो खत्म हो ही गए, ना कि बराबर मान लो। अच्छा, जबकि आड़ती पैसा दे रहे, आड़तियों की रकम तो चलो जो कुछ गई थी वो तो गई, हमारी अपनी भी रकम खत्म हो गई। तो हमारी कुछ आरजू है कि भाई कोई गवर्नमेंट अगर इसमें कुछ मदद कर दे तो और अच्छी बात है।
की फसल को भी बहुत बड़ा नुकसान है। इस लॉकडाउन की वजह से जो बागों की देखभाल होया करती थी वो नहीं हो पाई। टाइम पे दवाई नहीं हुई, टाइम पे उसके स्प्रे नहीं हुआ। और दूसरी बात, घर से थोड़ा दूर था, दूसरे जो जिलों में था, वहाँ आने जाने में दिक्कत रही है। तो टाइम पे उनका स्प्रे नहीं हुआ बागों का, तो इसलिए बागों में बहुत फॉल्ट आ चुका है। और फॉल्ट इतना आ चुका है, आधे से ज़्यादा बाग खराब हो चुके हैं। लॉकडाउन का असर आम की खेती पर भी पड़ा है। मंगलोर में आम की खेती काफ़ी तादाद में की जाती है। यहाँ का जो फेमस आम है, लंगड़ा हो, दशहरी हो, वे अन्य राज्यों में भी सप्लाई होता है। लेकिन लॉकडाउन के चलते जो यहाँ के आम के खेती करने वाले किसान हैं, वो समय पर दवाई नहीं छिड़क पाए, जिसका असर आम की खेती पर भी देखने को मिल रहा है। बात करें यहाँ के ठेकेदारों की, उनका यही कहना है कि वो जो बाग लेते हैं, अन्य राज्यों में भी बाग लेते थे, लेकिन लॉकडाउन के चलते वो वहाँ पर नहीं जा पाए और समय पर जो इस पर कीड़ा लग जाता था उसकी दवाई का छिड़काव नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से इसका प्रभाव आम की खेती पर भी देखने को मिलेगा। वहीं दूसरी ओर जो आड़ती इनको पैसा देते थे, वो समय पर इनको पैसा नहीं दे पाए, जिससे इनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब जो यहाँ के ठेकेदार हैं आम के, उन्होंने शासन सरकार से एक गुहार लगाई कि उनकी मदद की जाए। अब देखने वाली बात ये होगी किस प्रकार सरकार इनकी मदद करती है। क्या न्यूज़ के लिए अकील अहमद, मंगलोर। और वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। लबों पे उसके कभी बद्दुआ नहीं होती, बस एक माँ है जो मुझसे खफा नहीं होती। मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं, माँ से इस तरह लिपट जाऊं कि बच्चा हो जाऊं। जब भी कश्ती मेरी सैलाब में आ जाती है, माँ दुआ करती हुई ख्वाब में आ जाती है। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुद्रप्रयाग जनपद की 50% से अधिक आबादी तीर्थाटन और पर्यटन पर निर्भर है। ग्रीष्मकाल के 6 माह बाबा केदार की यात्रा और शीतकाल के 6 माह जिले के पर्यटक स्थलों से यहां के लोग अपनी आर्थिक संचालन करते हैं। लेकिन इस बार कोरोना वायरस के कारण यात्रा के ना चलने व पर्यटक स्थलों में पर्यटकों की आवाजाही न होने से जिले के लोगों के अलावा प्रदेश सरकार और स्थानीय जिला प्रशासन को करोड़ों की आय का नुकसान हुआ है। इसके अलावा केदारनाथ यात्रा पर अकेले रुद्रप्रयाग ही नहीं बल्कि टिहरी, चमोली, उत्तरकाशी, पौड़ी आदि जिलों की जनता भी निर्भर है। इस बार सीधा 20,000 परिवार रोजगार से प्रभावित हुए हैं। जिलाधिकारी मंगेश घड़ियाल का कहना है कि कोरोना वायरस के कारण पर्यटकों की और तीर्थयात्रियों की आवाजाही प्रतिबंधित है और आने वाले समय में भी यात्रियों की आवाजाही को लेकर कुछ कहा नहीं जा सकता है। तीर्थाटन और पर्यटन जिले की रीढ़ की हड्डी है और कोरोना वायरस के कारण जिले के लोगों की आर्थिक पर बुरा प्रभाव पड़ा है। केदारनाथ यात्रा से सरकार को होने वाले इनकम की बात करें तो पैदल मार्ग पर संचालित होने वाले घोड़े खच्चरों से 5 से 6 करोड़ रुपए प्रशासन को मिलते थे। इसके अलावा केदारनाथ सहित पैदल मार्ग पर लगने वाली टेंट कॉलोनी से भी 6 लाख रुपए मिलते थे, जबकि होटल और लॉन्ज एवं अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठानों से सरकार को जीएसटी व अन्य सेवा कर प्राप्त होते थे। सरकार और स्थानीय लोगों को जिले के पर्यटक स्थल चोपता, तुंगनाथ, देवरिया ताल, चिरबिटिया आदि से भी आय अर्जित होती थी। जिलाधिकारी मंगेश घड़ियाल ने कहा कि जनता के साथ साथ प्रशासन की आय को भी नुकसान हुआ है और ऐसे अवसर ढूंढने होंगे कि जनता और प्रशासन भी इस नुकसान से उभर सके। तो हमारी स्थानीय जनता में से 50% से अधिक आबादी ऐसी है जो
केदारनाथ यात्रा या अन्य प्रकार का जो पर्यटन हमारे जनपद में चलता है उस पर निर्भर है। कोरोना संक्रमण की वजह से ओवरऑल देखें तो लगभग पर्यटकों की आवाजाही या तीर्थयात्रियों की आवाजाही पूर्ण रूप से बंद है। आने वाले कुछ समय तक शायद उम्मीद भी नहीं की जा सकती कि लोग यहाँ पर आएंगे। तो अगर केदारनाथ यात्रा का हम एग्जाम्पल लें, उसमें घोड़ा खच्चर संचालन में पिछले वर्ष 45 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ था, जिसमें कि स्थानीय घोड़ा खच्चर संचालकों को लगभग सब मिलाकर के 45 करोड़ रुपए की आमदनी प्राप्त हुई थी। इसी के साथ साथ यहाँ पर होटल्स हैं, यहाँ पर जो स्थानीय पर आवागमन के लिए जो टैक्सीज हैं और भी जो साधन हैं, स्थानीय लोगों की जो स्थानीय उत्पादों की दुकानें हैं, स्थानीय पंडितों की जो पूजा अर्चना है और जो हमारे अन्य पर्यटक स्थल हैं जिसमें तुंगनाथ है, देवरिया ताल है, कार्तिक स्वामी है, इन सभी में भी पर्यटकों की आवाजाही काफी कम हो रही है। गुप्तकाशी क्षेत्र और यहाँ पे तीर्थाटन और पर्यटन का महत्वपूर्ण केंद्र है। गुप्तकाशी में बाबा केदारनाथ जी की आधार स्थल है, यहीं पे हमारा विश्वनाथ मंदिर है। अगर गत वर्षों की हम बात करें तो ये इस समय तक पूरा गुप्तकाशी क्षेत्र में हजारों की तादाद में तीर्थयात्री और श्रद्धालु आते थे, लेकिन अभी जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पे ये लॉकडाउन के कारण जो है एक भी तीर्थ यात्री और पर्यटक नहीं पहुंच पा रहे हैं। हमारी आर्थिक पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। रुड़की के टोडा कल्याणपुर में आरपी कैंट के गेट पर रास्ता खोलने की मांग को लेकर धरना दे रहे ग्रामीणों पर सेना सीमा क्षेत्र के अंदर से पथराव किया गया। लोगों को हटाने के लिए पानी की बौछारें भी मारी गई। वहीं ग्रामीणों की ओर से भी सेना सीमा के अंदर पत्थर फेंके गए। पथराव में 4 महिलाएं समेत 6 ग्रामीणों को चोटें आई हैं। घायलों को 108 की मदद से उपचार के लिए भेजा गया है। आपको बता दें कि रुड़की के टोडा कल्याणपुर, नंदा कॉलोनी आदि क्षेत्रों के लोग सेना क्षेत्रों के रास्ते में से शहर में प्रवेश करते हैं और वहीं सेना की ओर से ग्रामीणों को यहां से आने जाने पर अक्सर पाबंदी लगाई जाती है। ग्रामीणों का रास्ते को लेकर लंबे समय से सेना के साथ विवाद चलता आ रहा है और वहीं मामले की जानकारी पाकर तहसीलदार कृष्णानंदन पंत, एसपी देहात स्वप्न किशोर सिंह, सीओ चंदन सिंह बिष्ट आदि अधिकारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों का कहना है कि दोनों पक्षों से वार्ता की जा रही है। आने जाने के रास्ते को लेकर पूर्व से ही ये विवाद चला आ रहा है, जिसमें पुलिस और प्रशासन के स्तर से भी कई बार दोनों पक्षों के बीच वार्ता कराई गई है। अभी भी ये पूरी तरह से मामला सुलझ नहीं पाया है। स्थानीय प्रशासन इसमें दोनों पक्षों की वार्ता और संबंधित दस्तावेजों का अध्ययन करने की प्रक्रिया निरंतर गतिमान है। जो रास्ते का जो विवाद है वो बहुत पहले से चला आ रहा है। मेरे ख्याल से सबसे पहले 2012 में ये विवाद पैदा हुआ था और तब से लगातार पुलिस और प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद, चाहे वो आर्मी के तरफ से हो चाहे ग्रामीणों की तरफ से हो, बीच में हस्तक्षेप किया जाता रहा है, समझौते किए जाते रहे हैं, वार्ता की जाती रही है और ये रास्ता खुलता भी रहा है। अब चूंकि इस समय लॉकडाउन के टाइम पे आर्मी का कहना है कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से हमने इसको बंद किया हुआ है और जो बगल में जो रेलवे ट्रैक है इधर से एक रास्ता ओपन है। हालांकि वो रास्ता बहुत अच्छा नहीं है, खराब है और वहाँ से आना जाना भी बारिश में बहुत मुश्किल है। कोरोना वायरस महामारी के मामले देश में लगातार बढ़ रहे हैं। सरकार भी इस महामारी से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और मुंह को ढकने के लिए लगातार लोगों को जागरूक कर रही है। लेकिन बात मंगलौर की करें तो कुछ लोग अब भी बिना मास्क लगाए ही घूम रहे हैं। ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए पुलिस ने कमर कस ली है। जहां 2 पहिया वाहन चालकों के कागजों के साथ साथ अब बिना मास्क के आने वालों को लोगों को भी 250 रुपए का अतिरिक्त चालान किया जा रहा है। मंगलौर बस स्टैंड पर तैनात पुलिस बल इस काम को अंजाम दे रहे हैं। यहाँ पे जो भी लोग बिना मास्क के चल रहे हैं उनके चालान की कार्रवाई भी चल रही है और 250 रुपये पर हेड हम चालान काट रहे हैं जो भी बिना मास्क के हमें मिल रहा है। इसके अलावा सोशल डिस्टेंस का पूरा ध्यान रखा जा रहा है और ये लोगों को बताया जा रहा है कि भाई दूरियां बनाकर चलें और बाकी सब ठीक चल रहा है, नॉर्मल है। काशीपुर में बच्चों को आदेशों का ज्ञान देने के वाले विद्यालय आज खुद ही सरकार के आदेशों की अवहेलना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यही कारण है कि लॉकडाउन के समय में सरकार द्वारा विद्यालयों को बंद करने के आदेश दिए गए थे, लेकिन कुछ विद्यालय आदेशों को अनदेखा कर विद्यालय में अध्यापकों को बुलवाकर उनसे काम करवा रहे हैं, जिन्हें अधिकारियों की कार्रवाई का जरा भी भय नहीं है। जब विद्यालय के प्रधानाचार्य से अध्यापकों के आने का कारण पूछा गया तो उन्होंने बताया कि कुछ रजिस्टरों का कार्य अधूरा रह गया था, जिसे पूरा कराने के लिए अध्यापकों को बुलाया गया है। वहीं खंड शिक्षा अधिकारी ने बताया कि स्कूलों को बंद रखने के आदेश जारी हैं। यदि कोई विद्यालय आदेश का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
लॉकडाउन के अंतर्गत जो भी है कि उनको जो है विद्यालय आने के लिए तो मना कर रखा है। कुछ छुटपुट अर्जेंसी यदि काम की होती है तो उसमें से कम लोगों को वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए जो है इसको मेंटेन करना है, और बाकी अधिक जो टीचर हैं उनको आने की सख्त मनाही है विद्यालय में। ऐसे नहीं बुलाया गया, टीचर्स तो कुछ अपने रजिस्टर वगैरह के काम शेष पड़े थे, उस दिन से विद्यालय बंद था, उसको पूरा करने के लिए आ गए। लेकिन हाँ, मैं कुछ सरकारी आदेशों के अनुसार जो सूचनाएं मांगी गई हैं उन सूचनाओं के देने के निमित्त यहाँ विद्यालय में आया हूँ। उसके लिए कार्यालय खुला है। प्रांतीय स्तर पर भी कुछ संकुल स्तर की जानकारियाँ मुझे एकत्र करके और वो भेजनी थी, उसके लिए भी यहाँ मैं उपस्थित हुआ था। ऐसे सब कुछ कार्यों को निपटाने के लिए ऑफिस आया हुआ हूँ। विद्यालय उस दिन से आज तक लगातार बंद ही है। बागेश्वर जिले में लॉकडाउन के चलते लंबे समय से निर्माण कार्य बंद है, जिसके चलते मजदूरों के सामने रोजी रोटी का संकट मंडराने लगा है। कोरोना महामारी के चलते रोजगार न होने के कारण मजदूर अब अपने प्रदेशों को वापस जाने की गुहार जिला प्रशासन से लगा रहे हैं। वहीं मजदूरों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर प्रशासन से उन्हें उनके घर को भेजने की मांग की है। मजदूरों ने बताया है कि प्रशासन द्वारा 2 बार उन्हें राशन मुहैया कराया गया था, तब से अब तक उन्हें किसी भी प्रकार की कोई मदद नहीं की गई है और उन्हें रोजाना आश्वासन ही दिया जा रहा है। मजदूरों ने जल्द से जल्द उन्हें अपने घरों को भेजने की व्यवस्था करने की मांग की है। उधम सिंह नगर के किक्षा तहसील में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को प्रदर्शन करना महंगा पड़ गया। आपको बता दें कि लॉकडाउन के दौरान सैकड़ों वार्ड वासियों को इकट्ठा कर तहसील परिसर में प्रशासन के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने के आरोप में कांग्रेस नगर अध्यक्ष अरुण तनेजा और कांग्रेसी नेता बंटी पपरेजा सहित 60 से 70 अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। इस दौरान उन्होंने राशन के वितरण में धांधली का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की थी। आपको पता है लॉकडाउन चल रहा है, जिसमें धारा 144 भी और जो कई चीज़ें से रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है। उस रिस्ट्रिक्शन के बावजूद कल की बात है जब तहसील में कुछ व्यक्तियों ने आके किसी बात को लेकर धरना दिया था। क्योंकि ये लॉकडाउन का पूर्णतः उल्लंघन है, तो तहसीलदार की आख्या के आधार पर कानून को की रिपोर्ट पे इसमें FIR पंजीकृत की है। FIR पंजीकृत करके इसमें विवेचना की है। रुद्रपुर में 2 युवतियों ने अज्ञात कारणों के चलते आत्महत्या कर ली। दोनों ही मामले अलग अलग थाना क्षेत्रों के हैं। घटना के बाद पुलिस ने शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र ट्रांजर ग्राम थाना क्षेत्र में 2 युवतियों द्वारा पंखे की कुंडी से लटककर अपनी जीवन लीला उन्होंने समाप्त कर ली। जब तक परिजन दोनों को अस्पताल लेकर पहुंचे तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी और घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही मामले की जांच में जुट गई है। वहीं मामले में रुद्रपुर के COCT अमित कुमार ने बताया कि घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। एक मामला ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र से है, एक मामला रुद्रपुर कोतवाली से रिलेटेड है। ये सुबह खबर आई थी कि ट्रांजिट कैंप में एक नाबालिग लड़की ने फांसी लगा ली है। उसका पंचायतनामा भर के PM की कार्रवाई की जा रही है। रुड़की की गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के गांव रहीमपुर में मामले सी बात को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट और पथराव हो गया, जिसमें दोनों पक्षों के लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं गांव में पुलिस बल तैनात किया गया है। आपको बता दें कि गांव के कुछ युवक 2 दिन पहले गांव के एक मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे। तभी किसी बात को लेकर युवकों में कहासुनी हो गई और उस समय लोगों ने बीच बचाव कर दोनों पक्षों को शांत करा दिया। वहीं इस पूरे मामले में SP देहात स्वप्न किशोर सिंह ने बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।